G7 कंट्रीज को इंडिया की जरूरत है और ये मैं नहीं कह रहा, G7 कंट्रीज के एक्शन से ये बात साफ पता चल रही है। दरअसल हुआ यूं कि हमारे प्यारे 19 से 21 मई के बीच जापान के हिरोशिमा शहर गए थे। और वो क्यों? G7 समिट को अटेंड करने। इस साल G7 को होस्ट करने वाले जापान ने इंडिया और इंडिया के अलावा 8 अलग अलग कंट्रीज को G7 समिट में इनवाइट किया है। जिन्हें नहीं पता उनको मैं ये बात बता दूं कि G7 दुनिया की 7 बड़ी कंट्रीज का ग्रुप है और दुनिया का ऑलमोस्ट 30% GDP भी इन्हीं कंट्रीज को मिलाकर आता है। USA, UK, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा, ये 7 देश इस ग्रुप का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन भी इस ग्रुप का हिस्सा है, पर एज अ नॉन एनिमरेटेड मेंबर, क्योंकि वो एक सॉवरेन मेंबर नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसी वजह से G7 प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन के पास कभी नहीं जा सकती। पर यह फर्स्ट टाइम नहीं है कि G7 ने इंडिया को इनवाइट किया है। 2019 से G7 इंडिया को हमेशा गेस्ट कंट्रीज में इनवाइट करता ही है। 2019 में जब फ्रांस G7 का होस्ट था, तब से 2023 तक हर साल इंडिया को एक परमानेंट गेस्ट कंट्री के तौर पर इनवाइट किया गया है। परमानेंट हूँ सर। बस 2020 को छोड़कर, जब कोविड की वजह से G7 ही कैंसिल हो गया था। 25 मार्च 1973 में G7 की स्थापना हुई और ये लोग अब इंडिया को इतना कंसिस्टेंटली क्यों इनवाइट कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। G7 को इंडिया की जरूरत है, इसके कई सारे रीजन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। रीजन नंबर 1, इंडिया की GDP 3.18 ट्रिलियन US डॉलर्स के साथ इंडिया की इकोनॉमी G7 के 4 मेंबर स्टेट से भी ज्यादा की है, UK, कनाडा, इटली और फ्रांस। अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की ग्रोथ 2023 और 2024 में ऑलमोस्ट 6.5% से होगी, ऐसा अनुमान लगाया है, विच इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जहां एक तरफ UK और USA में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, वही इंडिया इकोनॉमिकली तेजी से ग्रो कर रहा है। डॉक्टर एन मैरी, जो IMF की एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया एक की इकोनॉमिक इंजन है जो ग्लोबल ग्रोथ को आगे लेके जाएगा, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की मदद से। और बहुत हद तक ये सच भी है। रिसेंटली इंडिया ने चाइना को सरपास करके दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने का दर्जा हासिल कर लिया है। इस पॉपुलेशन की 65% जनता 15 से 60 इस एज के अंदर की है। इसलिए इंडिया एक लो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री वाला देश बन जाता है, जहां काम करने वाले लोग सस्ते में मिल जाते हैं और जवान लोग ज्यादा होने के कारण मार्केट पोटेंशियल भी ज्यादा है। एट द एंड जवान लोग ही तो ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। पहले ये समझते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, कहां से कहां तक है ये रीजन। तो जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, वैसे ही सेंट्रल और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन तक के इस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। नंबर्स के हिसाब से इस रीजन में दुनिया के आधे से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब दुनिया की आधी आबादी इसी रीजन में रहती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। पिछले कुछ सालों से UK, फ्रांस, जर्मनी जैसे G7 के मेंबर्स ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तैयार करी है। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि अगर आधी से ज्यादा आबादी इसी इलाके में रहेगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी तो ज्यादा इसी इलाके में होंगी। और इतिहास गवाह है कि यूरोपियंस को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से उन्हें इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है। पर इसके लिए इंडिया को मक्खन लगाने की क्या जरूरत? आंसर इज चाइना। चाइना आज वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। इस रीजन में चाइना इन वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा नजदीक है और चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे रिलेशंस है ये तो सबको पता ही है। दुनिया की 25% से भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड इस मलाका स्ट्रीट से होकर गुजरती है। इस रीजन को इंडिया अच्छे से कंट्रोल करता है। इंडियन ओशन पर जितना इंडिया का राज चलता है उतना चाइना का नहीं चलता। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। रीजन नंबर 3, यूरोप का एनर्जी क्राइसिस। रशिया यूक्रेन वॉर चालू होने से पहले यूरोप को लगने वाला 40% ऑयल यूरोप रशिया से मंगवाता था। वॉर चालू होने के बाद रशिया पर ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए और रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। मेरा दुश्मन। पर इसी के चलते इंडिया को रशिया ने अपना ऑयल सस्ते में बेचना चालू कर दिया और रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया, सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़कर। पर यूरोप में अभी भी एनर्जी क्राइसिस चालू ही थे। अब जिन्हें नहीं पता उनको मैं ये बात बता दूं कि इंडिया की जमीन पे भले ही ऑयल नहीं मिलता, पर इंडिया ऑयल रिफाइनिंग के मामले में दुनिया में 4th रैंक पर है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। और अब इसी वजह से यूरोप इंडिया से सस्ता रशियन ऑयल परचेस करने लगा और इंडिया पर डिपेंडेंट हो गया एनर्जी सप्लाईज के लिए। अप्रैल में इंडिया यूरोप के लिए सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। इसी वजह से इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इन G7 यूरोपियन कंट्रीज के लिए।
रीजन नंबर 4, इंडिया रशिया का बेस्ट फ्रेंड है। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हो या अभी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कराना हो, दोनों कंट्रीज ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे की मदद ही की है। इंडिया के अलावा दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसका वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया दोनों से अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन हो। रशिया यूक्रेन वॉर को अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये वॉर कोई जीत नहीं रहा और कोई हार मानने का नाम नहीं ले रहा। ये वॉर एक स्टेलमेट सिचुएशन पर लड़ी जा रही है। वेस्टर्न देश यूक्रेन को वेपन्स भेजे जा रहे हैं और रशिया यूक्रेन पर हमले किए जा रहा है। पर अगर भविष्य में कोई पॉसिबिलिटी होती है कि बातचीत से ये वॉर खत्म की जाए तो इंडिया इस केस में बैलेंस बनाकर रखने में काम आ सकता है और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से G7 में इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आज इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के लिए एक अलाय, एक बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। तो शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी गर्व महसूस कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे और यूट्यूब एल्गोरिथम दोनों को हिला के रख दो। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।